हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है? कैसी तैयारी कर रहे हो? टाइम मिल पा रहा है भाई? सही से पढ़ाई कर पा रहे हो, है ना? और थोड़ा सा और टाइम निकालो और कोशिश करो, जितना मेहनत कर सको उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों की प्रैक्टिस की जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लेवल पर तैयार हो जाया जाए तो उससे बड़ा फायदा नज़र आता है। तो आज हम थोड़ा सा इलेक्ट्रो के सवाल थोड़े से और करेंगे, कुछ, और उसके बाद फिर सोल्यूशंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल एक आध लेते हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रो के डिस्कस करने हैं। एक आध कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ये एक सवाल है जिसमें जो जनरली आपको मेटलर्जी में पढ़ाया जाएगा जब आप एडवांस लेवल पर मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इम्प्योर कॉपर को प्योरीफाई किया जाता है। तो यहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक इम्प्योर कॉपर है और उससे आप कॉपर निकालना चाहते हैं। देखो, एक चीज है, बहुत सारी बातें इसमें कि आप जो प्रोसेस है, इस पहले तो इस सवाल को नोट कर लो तुम अपने हिसाब से। अब देखो इसमें कह क्या रहा है। अज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेन्स ओनली आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो एक इम्प्योर कॉपर है जिसको आपको प्योरीफाई करना है। तो ऑब्वियसली अगर ये इम्प्योर कॉपर है, आप इसको प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको एनोड बनाइए। अगर आप इसको एनोड एनोड बनाएंगे तो इसमें से जो कॉपर है वो बाहर आएगा, कॉपर प्लस टू के फॉर्म में। और फिर कैथोड को आप बनाइए प्योर कॉपर, और वो कॉपर प्लस टू फिर प्योर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक प्रोसेस होगा जिसमें इम्प्योर कॉपर को आप बाहर निकालकर प्योर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब इस प्रोसेस में जब तुम मेटलर्जी में ये बात पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें जो एनोड बचेगा, उस एनोड में मेजरली सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही होगा, जिसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हें बाद में बताया जाएगा जब तुम आप कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले हरकत ये की है कि इन्होंने सबसे पहले एक बर्तन लिया है, वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इस सेल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, एक कैथोड ले रखा है और साथ ही साथ एक एनोड ले रखा है। तो जो हमारा एनोड है उसके बारे में बोला यह जा रहा है कि हमारा जो एनोड है, वो उस एनोड के अंदर खास बात ये, दिस इज सपोज हमारा एनोड, ये हमारा एनोड, ये हमारा जो एनोड है इसके अंदर खास बात ये है कि ये हमारा इम्प्योर कॉपर, दिस इज इम्प्योर, जिसको हमें प्योरीफाई करना है, दिस इज इम्प्योर। और ये हमारा मान लीजिए प्योर। तो अब होगा क्या, इस इम्प्योर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, कॉपर तो है ही जिसको प्योरीफाई करना है, आयरन भी है और सिल्वर भी है और गोल्ड भी। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए, हालांकि मेटलर्जी में इस बारे में बात की जाती, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें पता है, वो ये है कि देखिए, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में होता है, आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में होता है। यानी अगर रफली रफली कुछ कुछ देखें तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर, वो 0.34 वोल्ट होता है। आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव, मान लीजिए 0.41 वोल्ट के आसपास। इसी तरह से ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो सिल्वर, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑब्वियसली ये महंगे आदमी है, प्लस में ही होगा। और ये Au3+ का गोल्ड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी प्लस में काफी ज्यादा। ये इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की कुछ डेटा। अब इसमें देखो बात समझ में आती है, अगर इनके स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल्स ये हैं तो इनके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होंगे वो जस्ट माइनस में चले जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन की जो सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं वो बनती हैं आयरन की। मानते हैं कि नहीं बात को? यानी जो सबसे ज्यादा संभावना बनती है वो आयरन की बनती है, उसके बाद, यानी इन चारों में सबसे ज्यादा संभावना इसकी, और उसके बाद इसकी, और फिर ऑब्वियसली ये दोनों माइनस में इतने कम हो जाएंगे क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो माइनस में -0.8 और -1.51, ये नेग्लिजिबल, यानी इनके ऑक्सीडेशन की तो कोई संभावनाएं नजर नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट पास करेंगे, तो उस दौरान होगा क्या, यहां से जब आप करंट पास करेंगे तो उस दौरान होगा क्या, उस दौरान एनोड में से सबसे पहले तो आयरन कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद कॉपर का भी कूदने का नंबर लगेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, ये बात क्लियर है क्योंकि मेटलर्जी में इस बारे में आइडिया है हमें, जब कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो इस प्रोसेस में, कॉपर के प्यूरिफिकेशन के इस प्रोसेस में, एनोड पर सिल्वर और गोल्ड सिर्फ दिखाई देते हैं, जिसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कॉपर भी नीचे गिरेगा, यानी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस में यहां से आयरन भी नीचे गिरेगा, किस फॉर्म में,
+2 के फॉर्म में, और यहां से कॉपर भी नीचे गिरेगा किस फॉर्म में, कॉपर +2 के फॉर्म। क्लियर है? लेकिन गोल्ड और आयरन वो यहीं रहे, क्योंकि उनके गोल्ड और सिल्वर वो यहीं रहेंगे, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन के चांसेस नेग्लिजिबल है, बिकॉज देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर वेरी लो, -0.8 एंड -1.51। क्लियर? तो अब मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जो भी करंट आपने पास की है, करंट एक्चुअली एनोड पर क्या काम कर रही है, तो जो भी करंट आप पास कर रहे हैं वो करंट एनोड पर दो लोगों को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोड्स जो हमारे एनोड पर जितने भी इक्विवेलेंट्स हमारे जितने भी करंट यूज हो रही है, वो करंट क्या काम कर रही है सर, वो आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर रही है और कॉपर को भी ऑक्सीडाइज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन, ये दोनों लोग ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन इट मस्ट बी इक्वल टू IT अपॉन 96500। यानी जो भी इक्विवेलेंट्स यूज हो रहे हैं वो इक्विवेलेंट्स हमारे कॉपर के और आयरन को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहे हैं। तो IT अपॉन 96500 दैट इज टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्लस आयरन। अच्छा, इसमें IT बाई 9650 को अगर ध्यान से देखें तो I की वैल्यू आपको 200 एम्पियर दे रखी, टाइम आपको 488.29 सेकेंड्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 96500। सो ये जो आएंगे ये आपके टोटल इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे। जहां तक इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर का सवाल है, इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर हो जाएंगे मोल्स ऑफ कॉपर इंटू 2, प्लस आयरन के लिए भी यही लिखा जा सकता है मोल्स ऑफ आयरन इंटू 2, एंड दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 488.29 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें अगर मुझे कहीं से भी इन दोनों में से कोई भी एक बात पता चल जाएगी तो दूसरी बात अपने आप पता चल जाएगी। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात एक और अच्छी दे रखी है, वो ये दे रखी है कि इस प्रोसेस में ऑब्वियसली एनोड का वेट कम होगा, क्योंकि एनोड में से कॉपर आयरन बाहर फेंक रहा है, लेकिन कैथोड का वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कैथोड पर कुछ डिपोजिशन होगी और वो डिपोजिशन प्योर कॉपर की होगी। उसका रीजन भी बहुत क्लियर है, इसमें ज्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन लॉजिकल है। लॉजिकल ये है कि जब डिपोजिशन की बारी आएगी तो रिडक्शन की बात आएगी, और रिडक्शन के केस में इन दोनों, क्योंकि यही दोनों नीचे निकल के आए हैं, तो इन्हीं दोनों की रिडक्शन की संभावनाएं बनती, और इन दोनों की रिडक्शन की संभावनाओं में इसके रिडक्शन की संभावना नेग्लिजिबल है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.41 है। इसलिए रिडक्शन की बारी जब आएगी तो किसका रिडक्शन होगा? कॉपर। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, कॉपर वहां से नीचे गिरा और कॉपर यहां जाके जमने लगा। दिस इज प्योर कॉपर जो हमारा तैयार होता चला जा रहा है, इम्प्योर एनोड से निकलकर वो प्योर बनता चला जा रहा है। ये हमारा प्रोसेस क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो भी वेट गेन हो रहा है कैथोड पर, उसके जो इक्विवेलेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट्स कितने दे रखे हैं सर? वो दे रखे हैं 31.7275, जो कि किसके होंगे? कॉपर के। सो द मोल्स ऑफ कॉपर यहीं से पता चल गए, मोल्स ऑफ कॉपर आ गए, क्योंकि जो वेट गेन है वो कॉपर की वजह से होगा, तो कॉपर के जो वेट गेन की वजह से जो मोल्स निकल के आ रहे हैं वो हाफ मोल्स आ रहे हैं। और जैसे ही हाफ मोल हमें पता चलेंगे, हम ये हाफ मोल उठाकर यहां पुट कर देंगे। तो जैसे ही मुझे हाफ मोल का आइडिया लगा, मैंने कॉपर के मोल यहां पुट कर दिए, उससे मुझे आयरन के मोल्स पता चल जाएंगे। क्लियर है? उससे मुझे आयरन के मोल्स पता चल जाएंगे। तो चलिए मोल्स ऑफ आयरन भी लिख लेते हैं। तो मोल्स ऑफ आयरन कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, कितने आ रहे हैं वो एक आइडिया लग जाएगा। ये है 200 इंटू 488.29 डिवाइडेड बाय 96500, ये है 1012, यानी दिस इज 1012। तो अगर मान लीजिए आयरन के मोल्स निकालते हैं तो 1012 में से हाफ 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1012 इज -1, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। सही कर रहे हैं ना? फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज 0.006 मोल। यानी आयरन का जो मोल्स आ गए 0.006 है, उससे उसका जरा वेट निकाल लेते हैं, वो कितने आ जाएंगे? 0.006 इंटू 56, दिस इज 0.336, दिस इज 0.336 ग्राम। यानी मुझे दोनों लोगों का वेट पता चल गया। दोनों लोगों का वेट क्या क्या है? दोनों लोगों का वेट हो गया वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वो कितना आ रहा है? वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड वो दे रखा है 31.75, और ये 31.75 आया एनोड से ही होगा। आप समझ रहे? यानी उस एनोड में इंप्योर कॉपर के अंदर इतना कॉपर था,
बात समझ रहे हैं? और वो सारा का सारा जम गया कैथोड पर, और जमा कितना वो सवाल में दे रखा है। अच्छा, वेट ऑफ आयरन कितना होगा इन इम्प्योर कॉपर, कितना होगा? वो होगा सर 0.336 ग्राम। तो अगर मैं परसेंटेज कॉपर का निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा? 31.75, और टोटल वेट लॉस 40 का था इंटू 100। और इसी तरह से अगर आप परसेंटेज आयरन का निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.336 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। सर ये परसेंटेज निकल आएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.336 डिवाइडेड बाय 40, यह आ जाएगा 0.84%। दिस इज 0.84%, काफी कम है। और पहले वाला आ जाएगा आपका 31.75 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 ना 79.735, 79.735%। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक, क्लियर? तो बहुत सीधा है, इसमें कहीं कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। बस थोड़ा सा समझना ये था जो मुझे लगता है अच्छा, वो यही है। तुम अच्छा ऐसे तुम खुद भी सोचो ना कि 40 नीचे आया है ना, और 31.75 जमा, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 40 जो नीचे आया है वो जो वेट में कमी हमें दिखाई दे रही है, वो वेट में कमी एक तो कॉपर +2 नीचे गिर रहा है, और साथ ही साथ आयरन भी नीचे आ रहा है ना। और फिर जब डिपोजिशन की बारी आ रही है कैथोड पर, तो फिर साफ साफ समझ में आता है कि सिर्फ कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है, अदरवाइज फिर ये प्रोसेस कॉपर के प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं माना जाना चाहिए। तो इसका और लॉजिकल है, मतलब आप इसके पीछे के लॉजिक्स को जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर जहां तक रिडक्शन पोटेंशियल्स का सवाल है, हमारे जो महंगे लोग हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एनोड में से कूद कर बाहर निकलकर ऑक्सीडाइज होना वो तो नेग्लिजिबल चांसेस है। यानी गोल्ड सिल्वर का कोई लेना देना नहीं है सर, वो एनोड मड के फॉर्म में पड़े रहेंगे, बात खत्म। हाँ, आयरन के ऑक्सीडेशन की चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में 0.41 होगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में 0.34 होगा। सर इन दोनों के ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं। क्यों आयरन की सिर्फ क्यों नहीं है, कॉपर क्यों आ रहा है? अरे सर कॉपर ही नहीं आएगा तो फिर कैथोड पर कॉपर जमेगा कैसे? अगर वो एनोड पर से नीचे नहीं गिरा तो फिर कैथोड पर कैसे जमेगा? इसका मतलब ये हुआ सर आयरन तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मानते बात को? क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। हाँ, कॉपर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने बाद में देखा है कि कॉपर का डिपोजिशन हो रहा। तो ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला था, अगर आप समझ के करते तो इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये भी देखिए सिंपल सवाल है, सिंपल कैटेगरी है, जिसमें छोटे मोटे डिस्कशंस किए गए हैं, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार सवाल नोट कर लो भाई, इसमें एक बार देख लो। क्या कह रहे हैं? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ MgCl2 इज गिवन। अच्छा देखो, जहां तक तुम्हें आइडिया होगा, कंडक्टेंस के केस में जो समझ में आता है मुझे, उसमें ये 2-3 तरह के फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। यानी कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे यहां पर भी अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो दे रखी, और वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो अब इसमें सवाल में सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है और नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो इसका मतलब कप्पा निकल आएगा। अब यही तो इतना ही समझ में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो दिस इज 97.1 इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, जो हमें कितनी दे रखी है? 0.1। तो इससे कप्पा निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 97.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। सर ये आपका कप्पा आ गया। अच्छा, अब करना क्या है? करना यह है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है हमें ये बतानी। हाउ मच करंट विल फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब साथ में आप हमें आप लेंथ दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है, वगैरह वगैरह। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं कि कितनी करंट फ्लो होगी, तो वो वोल्टेज की मदद से निकालने का तरीका
V इज इक्वल टू आई आर है और I की वैल्यू उस हिसाब से तो V बाई आर से निकाली जानी चाहिए, जिसमें वोल्टेज तो दे रखा है। सर रेजिस्टेंस का डाउट हो रहा है, तो इस सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, जिसमें आपने बताया कि दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके कितने सेंटीमीटर दूर है, 0.5 सेंटीमीटर दूर है, जिनका सरफेस एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे लगता है आर की वैल्यू निकालने में एज सच कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू होनी चाहिए रो एल बाई ए। कुछ समझ रहे हैं? आर की वैल्यू रो एल बाई होनी चाहिए। अब रो जो है वो रजिस्टिविटी है, जो कि कप्पा का उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रो की वैल्यू भी एक तरह से हमें प्रोवाइड कर रखी है, तो जो रो होगा यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर वैल्यूज डालना चाहूं रेजिस्टेंस की, तो जो रो की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 बाई कप्पा हो जाएगी। दैट मीन्स 1000 ऊपर आ जाएगा, इनटू एल दे रखा है हमें 0.5, अपॉन नीचे क्या क्या आ जाएगा 97.1 इंटू 0.1 इंटू, और जो एरिया दे रखा है वो प्लेट का 1.5 दे रखा है। सो दिस इज आर, ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इस रेजिस्टेंस को ऊपर पुट करके हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सवाल खत्म हो गया। तो अगर अब आप आई निकालना चाहते हैं तो लीजिए सर, आई की वैल्यू आ गई V बाई आर। वोल्टेज कितना, वोल्ट 5 वोल्ट का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय आर आप निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 97.1 इंटू 0.1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.5। इससे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार चाहें तो करंट कैलकुलेट करके देख लीजिए। कितना आ रहा है भाई, 5 इंटू 97.1 इंटू 0.1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1000, 0.5, 0.1456, 0.1456 एम्पियर, ये आपकी करंट हो गई। सवाल देखो, अब पता नहीं आंसर क्या दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। 0.145। अब आप देखिए सवाल, देखिए सिंपल है, लेकिन जो 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 सोच है, और जेई के इस लेवल पर ये सवाल चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जेई के एडवांस लेवल पर भी वो ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो इसमें दो तीन चीजें यूज की गई हैं सर। एक तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से कप्पा निकाला जाए, कप्पा से जो कि कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रेजिस्टिविटी निकाली जाए सर, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस निकाला जाए, और रेजिस्टेंस से वी बाय आर लगाकर आया करंट निकाली जाए। तो सर प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे तो ये सवाल जो है आसानी से किया जा सकता है। सोच लो, जल्दी से देख लो, समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए भाई, और एक सवाल आगे बढ़ाते हैं, एक बार नोट करके देखो। देखो क्या कह रहा है। A dilute aqueous solution of KCl was placed between two electrodes, जिनकी आपस में दूरियां दे रखी हैं, यानी जो L है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो वोल्टेज है हमें दे रखी है 6 वोल्ट। टाइम जो दे रखा है वो 2 आवर्स दे रखा है, और हमें साथ ही साथ दे रखा है इनफाइनाइट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 77.2। आयनिक कंडक्टेंस आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे रखी। यानी आपको K प्लस के बारे में भी बताया गया है।
और वो दे रखी है 77.2। ठीक है, ये यूनिट्स वगैरह का सब ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अभी कोई लोचा दिख नहीं रहा है तो मैंने यूनिट्स वगैरह लिखी नहीं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी जो अच्छी बात आती है वो क्या निकल के आती है कि अगर आपको ये निकालना है कि भाई हाउ फार वुड द के प्लस आयन मूव, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये तो फिजिक्स का एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसको वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सीन है, मानते हो बात को? तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके आप ये काम कर सकते हो। तो सर टाइम वगैरह तो दे रखा है सर, सारा झंझट जो है ना वो वेलोसिटी का लगता है। तो वेलोसिटी कहां से निकल के आएगी, तो थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो हल्का सा समझ में आएगा कि जो हमारी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें आयनिक मोबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं वो कि अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl वाज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, हाउ फार वुड K प्लस इन 2 आवर्स आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें दे रखी है। तो यानी जो एक तरह से देखा जाए जब डिस्टेंस ट्रैवल की कहानी आती तो ये मोबिलिटी से लिंक होता है, और जो मोबिलिटी है उसको वेलोसिटी के साथ लिंक किया जा सकता है। यानी अगर मैं सपोज कभी आयनिक मोबिलिटी का इस्तेमाल करता हूं, आयनिक मोबिलिटी की अगर आप बात करते हैं, तो ये जो अगर मान लीजिए कैटायन है हमारा, तो सपोज कैटायन हमारा आयनिक मोबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये यू से डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो जो आयनिक मोबिलिटी है अगर आप कैटायन K प्लस की डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हमेशा उसके लिए यही बोलते हैं कि वेलोसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही ये काम किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए ये ऐसे ले लेते हैं, तो यानी कि दिस इज वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो भी आयनिक मोबिलिटी है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है। अच्छा, अब आयनिक मोबिलिटी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे। अब आप ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग जो है इसको जरूर याद रखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें की गई। तो यानी जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जो भी आयनिक मोबिलिटी होगी वो हमेशा उस आयन की वेलोसिटी को डिवाइड करा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी उस आयन की वेलोसिटी है दैट इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी। अच्छा, अब उस हिसाब से देखा जाए तो लैम्डा एम इंफिनिटी हमें सवाल में दे रखा है, फैराडे हमें पहले से पता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें आयनिक मोबिलिटी का पता चल रहा है। अब आयनिक मोबिलिटी का अगर आपको पता चल रहा है तो किसी तरह से अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी आइडिया लग जाए तो सब कुछ मिला जुला के हमारा काम चल सकता है। तो जो ग्रेडियंट है वो हमेशा V बाई एल से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो ग्रेडियंट है वो आप V बाई एल से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप V जो भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए साइन की जिस साइन की भी आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो वेलोसिटी कैटायन की जो हमारी वेलोसिटी आ रही है वो वेलोसिटी आ रही है लैम्डा एम कंडक्टेंस जो हमें दे रखा है अपॉन एफ इनटू ग्रेडियंट जो होगा वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। मानते हो बात को? तो जो हमें लैम्डा एम इंफिनिटी दे रखा है सवाल में ऑलरेडी 77.2 डिवाइडेड बाय 96500 इनटू जो वोल्टेज दे रखे हैं वो 6 और पर यूनिट लेंथ की बात करें तो आपने 10। इसको क्लियर है? इससे जो है आपको वेलोसिटी उस आदमी की दिखाई दे जाएगी जिस आयन के बारे में आप बात कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो अगर वेलोसिटी अगर आपको दिख भी गई तो अल्टीमेटली करना क्या चाहिए सर? वेलोसिटी दिख गई तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उस पर्टिकुलर टाइम में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो कितना निकल के आएगा? वो आ जाएगा वेलोसिटी दैट इज 77.2 अपॉन 96500 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 6/10 इंटू 2 घंटे दैट इज 2 इंटू 60 इंटू 60। सर ये जो है आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ये आपको निकल के मिलनी चाहिए। तो अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखें
तो फिर समझ में आएगा कि दिस इज 77.2 इन 77.2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 965,000 ये 3.456 आ रहा है। तो अल्टीमेटली दिस इज 3.456 सेंटीमीटर। तो जो मूवमेंट है वो 3.456 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो सवाल अच्छा है, सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि बिल्कुल एडवांस लेवल का सवाल है और एडवांस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। जो आयनिक मोबिलिटी है वो वही जब भी कभी इस तरह की कोई सवाल आता है वेलोसिटी से रिलेटेड या कुछ, तो आप समझिएगा वो वेलोसिटी हमेशा मोबिलिटी ही डिफाइन करती। तो जो मोबिलिटी है उस मोबिलिटी से ही आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यानी जो आयनिक मोबिलिटी है दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी बाय एफ, ये आयनिक मोबिलिटी होगी। ये एक पर्टिकुलर आयन की, अगर दो आयन होंगे तो अकॉर्डिंगली दूसरी की भी ऐड कर दी जाएगी। तो जो आयनिक मोबिलिटी है, अगर मैं कैटायन की बात करूं तो इट इज वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आयनिक मोबिलिटी को कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे से भी निकाला जाता है। तो आप इन चार लोगों को देख सकते हैं, जिसमें ये आदमी तो ऑलरेडी नोन, इसके बारे में तो सब कुछ पता है फैराडे के बारे में। एक ये है, एक ग्रेडियंट है और एक ये। इस ग्रेडियंट में दो लोग हैं, एक वोल्टेज है और एक लेंथ डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सवाल बन सकते हैं वो इन सब चीजों से बन सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी अननोन है तो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट के अंदर वोल्टेज दे रखा है, लेंथ अननोन है, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ दे रखी है, वोल्टेज अननोन है, यानी कुछ कुछ अननोन्स आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और सवाल को उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए और आगे बात करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमें लगता है जेई के एडवांस लेवल पर पूछा गया एक पुराना सवाल है, 3-4 साल पहले का शायद सवाल है, जिसमें ये कहा या और साल और शायद पुराना सवाल है, लेकिन ये अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल एकदम, और जेई इस लेवल पर डिस्कशन करता है और इस लेवल पर वो एडवांस लेवल पर सवाल दे रहा है। अब ऑल द एनर्जी रिलीज्ड, एक बार इसको देख लेते हैं, सब लोग इस सवाल को देख लें। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस में, हमने कहा फिर बात ही खत्म होगी, कितनी क्या है वो तो दे ही रखी आपने, कितनी रिलीज हुई, यानी कि ये आपने दे रखा है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 193 इंटू 10⁻³ जूल। देखो रिलीज का वर्ड आ गया तो इसलिए माइनस यूज नहीं कर रहे हैं, यानी ये एनर्जी रिलीज हो रही है जो कर क्या रही है, ये एनर्जी इस m प्लस को m+3 में कन्वर्ट कर रही है। खत्म हो गया सवाल। यानी m को m+3 सॉरी m प्लस को m+3 में भेजने के लिए अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालूं तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए -2f(E0), दैट इज -2 इंटू 96500 इंटू E0 की वैल्यू कितनी है, -0.25। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कुछ आ जाएगा, कर ही लेते हैं, 2 इंटू 96500 इंटू 0.25, क्या आ जाएगा 48250। सो दिस इज 48250 जूल। यानी एक मोल m प्लस को m+3 में कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द एनर्जी required to oxidize 1 mole m+2 m3+। लेकिन आपके पास तो एनर्जी इतनी, तो अगर इतनी एनर्जी मार रहे हो तो कितने मोल एम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना सर। मोल्स ऑफ m प्लस ऑक्सीडाइज्ड, मोल्स ऑफ m प्लस ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू जो एनर्जी है आपके पास जो निकल के आ रही है वो इतनी, डिवाइडेड बाय एक मोल के लिए कितनी चाहिए, 48250। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 193,000 डिवाइडेड बाय 48250, 4 आ रहा है, 4 मोल। सिंपल एकदम। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m प्लस ऑक्सीडाइज दे विल बी 4। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आप इस प्रोसेस से निकाल रहे हैं उस एनर्जी को आप इसके मुंह पे मार रहे हैं, और वो कह रहा है कि भाई मेरा 1 मोल अगर आप ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए, और आप क्योंकि इतनी एनर्जी मार रहे हैं यूनिटरी मेथड लगाकर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खूबसूरत सिंपल सा सवाल है। फिर वही बोलूंगा मैं, क्या
मेरे ख्याल से इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जेई के जितने सवाल हैं, है ना, उनसे ज्यादा अच्छे सवाल हमने जो जेई वाले नहीं है वो किए हैं, है ना, किसी भी चैप्टर की बात करें तो। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि जेई के जितने सवाल हैं उनको देखकर जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग ये है कि डरा रहा है। और मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूं, तो जो बच्चे समझदार हैं और मेरी बातों को तवज्जो देते हैं, उनको लगता है कि फर्क पड़ेगा, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि सबसे पहला 50% जंग आप जीत गए अगर आप सवाल देखकर ये ना सोचें कि यार ये क्या दे रखा है। बस आप सवाल देखें और हिम्मत से काम लें। आपको और सबसे पहले आप अपने मन में ये सोचें वो ये करता है, तो आप समझिए, आपको देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए, नहीं नहीं हमें पता है वो करेगा, वो गड़बड़ करता है, लैंग्वेज बनाता है गंदी से, लंबा सा सवाल, गंदी सी लैंग्वेज, वो हम इस चीज के लिए तैयार। तो आप 50% मुसीबत से तो वही निकल आते हैं। और अब सोचिए यही सब सवाल है, आदमी देखेगा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस नंबर ऑफ मोल्स, समझ बात को, तो उसको हो सकता है उसको लगे यार क्या पूछ रहा है, लेकिन जो समझदार हो सीधे सीधे क्या समझेगा, एक सेकंड समझते हैं, ये एनर्जी निकली, उसने ये काम किया, कितने मोल होंगे, तो पर मोल हमें पता है इतने मोल, सिंपल एकदम से उसके दिमाग में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो आप लोग भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए और बात करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा अगर रिवाइज करोगे तो समझ में आना जो है वो आसान होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना, बिना रिवीजन के सवाल मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी। अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है, व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दे रखी, यानी हमें कप्पा दे रखा है 1.342 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या दे रखा है, वॉज प्लेस इन अ कंडक्टिविटी सेल विच पैरेलल इलेक्ट्रोड द रेजिस्टेंस वॉज फाउंड टू बी, यानी आर दे रखा है 170.5 ओम। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वाह, इलेक्ट्रोड्स का एरिया दे रखा है 1.86 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। हमें सेपरेशन ऑफ, अरे हमें एल निकालना है। अरे यार ये तो सवाल गड़बड़ कर दिया हमने, तो बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान, लेकिन पूछता है भाई, समझना बात को, पूछता है सवाल, इस तरह के भी पूछे जाते हैं। तो हमें इन सारी चीजों में फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए। तो देखो रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मुझे लगता है सब बच्चों को एक ही बात समझ में आती है कि जो रेजिस्टेंस दे रखा है तो इट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर ए बाय रो। तो अगर आर ए बाई रो की बात कर रहे हैं तो आर दे रखा है, ए दे रखा है, रो भी दे रखा है, कैसे सर, 1 बाई, समझ रहे बात को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आर इंटू ए इंटू कप्पा। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये जो आर दे रखा है सवाल में, आर है 170.5, ए भी हमें दे रखा है प्रॉपर यूनिट में एकदम 1.86 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो कप्पा है वो आपको सवाल में दे रखा है 1.342। तो मुझे लगता है कि यार ये बड़ा बढ़िया सवाल था। एल की वैल्यू मीटर में ही ऑब्वियसली निकल के आएगी, एक बार फटाक से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 170.5 इंटू 1.86 इंटू 1.342, दिस इज 425.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी 4.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आपकी लेंथ है। ये तो बड़ा अच्छा सवाल था, आसान सवाल था एकदम, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट सवाल। तो इसका मतलब हुआ आंसर में क्या आ जाए 4.256 इंटू 10⁻²। ठीक, क्लियर है, बड़ा सीधा सवाल था, कहीं कोई झंझट नहीं। तो एक सवाल ऐसे टॉफी का टाइप टॉफी सवाल जीता है, जेई एडवांस इस तरह की टॉफियां भी खिलाता है। चलिए और बात करते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं एक बार। क्या करना है एक बार देखते हैं, सब लोग अपने आप समझें जरा क्या करना है। देखो ये सब, इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलती हो। इस बार भी देखो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसने दे रखी,
समझ रहा बात को? यानी वो हमें उसने स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है सोल्यूशन की, और साथ ही साथ ये सोल्यूशन की, और साथ ही साथ उसने वाटर यानी सॉल्वेंट की अलग से दे रखी। इसका मतलब ये हुआ, और इस चीज का आगे ध्यान रखना, जेई ने इसको इस्तेमाल किया भी हुआ है, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे कभी भी टोटल स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता हो तो, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, इट शुड बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूट, वही मिला के टोटल स्पेसिफिक कंडक्टेंस बनती है। तो अगर आपको एक आदमी की दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें कि मुझे सैचुरेटेड सोल्यूशन की दे रखी है, यानी अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन की कप्पा दे रखी है, तो दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, तो यह आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ SrSO4, वो कितनी आ जाएगी, वो टोटल सोल्यूशन यानी 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ में 5 इंटू 10⁻⁻⁵ को माइनस करके निकाली जाएगी। सो दिस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया, ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई SrSO4 की। क्लियर? तो अगर मुझे ये पता चल जाएगा, ये अब हमारा बढ़िया सल्यूट का हो गया, SrSO4 का हो गया। ठीक, अच्छा, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी किसी पर्टिकुलर कंडक्शन कंसंट्रेशन पर, वो होगी 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी। क्लियर है? ठीक है, ये कप्पा आप निकाल चुके हैं। अगर मुझे मोलारिटी पता चल जाए तो मुझे मोल्स पर लीटर, यानी पर लीटर के अंदर कितने SrSO4 के मोल्स हैं ये पता चल जाएंगे। हमें अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में चाहिए, जो कि दिखाई दे रही है, तो हम मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हमें कहीं से ये एम पता चल जाए, उसके लिए हमें ये पता होनी चाहिए। तो अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं, तो अगर मुझे लैम्डा एम सी हमें चाहिए, तो अगर उसके लिए मुझे अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस प्रोवाइड की गई हो तो मेरा काम चल सकता है, तो वो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्रोवाइड की गई है। यानी ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, ये वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा आपका SrSO4 की, यानी Sr+2 की, प्लस SO4 2 नेगेटिव की, और वो कितनी दे रखी है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस वो हमें दे रखी है 80 और 60, यानी 60 प्लस 80 दैट इज 140, ये हमें 140 दे रखी है। क्लियर है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें लैम्डा इन्फिनिटी दे रखी है। इसी को यूज कर सकते हैं, है ना, इसी को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है, आसानी से इसको यूज किया जा सकता है, इसको यूज करके अपना काम चलाया जा सकता है। तो एक बार करके देख लो, समझ लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, एक बार मैच कर लो भाई। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, हमें मोलारिटी पता चल जाएगी, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू जो आपने सल्यूट का कप्पा निकाला, वो इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, दिस इज 0.5, तो दिस इज 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा
140। क्लियर है? तो ये जो कंसंट्रेशन है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है। ये कितना आ जाएगा, 140, ये हो जाएगा 1400, है ना? तो 10⁻³ मोलर ये आपकी कंसंट्रेशन हो। लेकिन आपको जो है वो सॉलिबिलिटी मोल्स पर लीटर में नहीं चाहिए, आपको ग्राम पर लीटर में चाहिए। तो अगर ग्राम पर लीटर में चाहिए तो सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में अगर आप चाहिए तो जो भी मोल्स निकल के आए हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SrSO4। तो SrSO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Sr का कितना है? Sr है 87.6, 87.6, और दूसरा कौन है? SO4, SO4 का हो गया 96। तो ये हो गया 6, 7, 6, 13, 183.6। तो आपने इसको 183.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो द आंसर विल बी 0.1836। समझ रहे बात को? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.1836, 0.1836 ग्राम पर लीटर, ये आंसर आ जाएगा। और एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ ठीक, समझ में आ गया सवाल? बहुत सीधा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल वो पूछ रहा है, आप समझिए बात को। यानी आपको जो सवाल में दे रखा है वो यही है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दो लोगों की दे रखी है, उससे आपने SrSO4 की स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाली। उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यूज करके आपने लैम्डा में इंफिनिटी निकाला। वो लैम्डा इंफिनिटी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स, इंडिविजुअल कैटायंस एनायंस की स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस का सम होगा। वो आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके अपना मस्त जो है चीजों को सेल्फ सेट किया, इधर उधर सेट किया, और उसके बाद आपने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल भी है, इसको भी नोट कर लो एक बार जल्दी से। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CO2 FeCN6। देखो कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है ना, लेकिन और इसमें भी वही वाली बात लग रही है। आप समझ रहे हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन की दे रखी है और वाटर की दे रखी है। तो इसके अलावा इसमें भी वही वाली बात आ रही है कि सबसे पहले तो आपने निकाल लिया कप्पा किसका? CO2 FeCN6 का। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2.06 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 5.2 इंटू 10⁻⁻7। ये आ गया आपका कप्पा। ठीक। अच्छा, अब फिर वही है, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको इंडिविजुअल आयंस के मोलर आयनिक मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले सल्यूट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस कैलकुलेट कर ली। वो कितनी आ गई? वो आ गई हमारी कोबाल्ट की, क्योंकि 2 कोबाल्ट होंगे इसके अंदर, तो इट विल बी 2 लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कोबाल्ट प्लस 2 प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ FeCN6 माइनस। क्लियर? तो इसको भी आप लैम्डा इंफिनिटी यहां से निकाल सकते हैं। यानी कोबाल्ट की कितनी दे रखी है? कोबाल्ट की दे रखी है 86, तो दैट मींस 2 इंटू 86 प्लस दूसरे वाली दे रखी है कितनी? 444। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6 दूनी 12 और 16, 172 प्लस 444। ये आ गया 4 2 6, 7 4 11, 1 616। यानी ये हमारी लैम्डा इंफिनिटी आ गया। और वो इनडायरेक्टली कहां से निकाली जाएगी सर? वो वही है जैसा अभी हम कर रहे थे। लैम्डा इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाय एम। तो इससे एम निकल आएगा। चलिए एक बार एम निकाल लेते हैं। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी आ रही है वो सॉल्युबिलिटी कितनी निकल के आ रही है सर? सॉल्युबिलिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है, इन दोनों को जरा माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.52, है ना? तो 2.06 0.52 4
5 1.54, so this is 1.54 into 10 raised power minus 6 into 1000, है ना, डिवाइडेड बाय ये आपने निकाली रखी लैम्डा इन्फिनिटी 616, कितनी आ रही है भाई साहब? तो इससे आपका m निकल आएगा, कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1.54 616 2.5, दिस इज 2.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 6, ये हमारी सॉल्युबिलिटी, यानी इतना सॉल्ट डिसॉल्व करेगा। ठीक, तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी का पता चल गया तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी पता चल जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया, और फिर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो चलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। दिस इज CO2 FeCN6। अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम की बात करें तो इट विल बी 2CO2 प्लस FeCN6 4 माइनस aqueous। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेगा और S बनेगा, सो दैट मींस द KSP वैल्यू इज व्हाट? KSP इज इक्वल टू 4S3। सॉल्युबिलिटी अभी आपने निकाली है, दिस इज 2.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 का क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से बता दो ये कितना आ जाएगा। -62.5, तो दिस इज 62.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 18, दिस इज 6.25 इंटू 10 रेज पर माइनस 17। क्लियर? तो यानी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 6.25 इंटू 10 रेज पर माइनस 17 आ रहा है, और जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो 2.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 आ रही है। वो दोनों आंसर, यानी ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बातें भी वो डिस्कशन कर सकता है, तो आप डिस्कस में ले सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा बात को कि हमें लैम्डा इन्फिनिटी प्रोवाइड किया जाता है, हम लैम्डा इन्फिनिटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस को हम इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस को यूज करके निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसको हम कप्पा की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर जो भी अननोन होगा वो हम आपस में इक्वेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। ये भी एक सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं, नोट कर लो भाई। एक बार सारे फॉर्मूले, ये जितने भी टॉपिक हैं ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं, तो इनको एक बार सही से रिवाइज कर लिया जाए, है ना। और इन सारे फॉर्मूलों को, जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज किया जाए, एक अलग जगह पर नोट कर लिया जाए, और फिर उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। ठीक, चलिए तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। तो पहले तो जो जो दे रखा है उसको अलग से नोट कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 मोलर, यहां नोट करते हैं। यानी सबसे पहले तो हमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0015, यानी 1.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मोलर, ये हमारी कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड की। वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब ये एक ऐसा आदमी है जो एक H प्लस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है जिसकी अपनी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, और मुझे लगता है पूरी कहानी एकदम क्लियर है कि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन इनटू अल्फा से निकाली जाएगी, एंड दैट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मेरा दिमाग बिल्कुल तेज दौड़ने लगा, कैसे मुझे समझ में आने लगा कि अल्फा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लैम्डा की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या लिमिटेड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की मदद से निकाला जा सकता है। सर अब इस सवाल में क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए आपको। तो पहली बात तो द कंडक्टेंस ऑफ वीक मोनोबेसिक एज व्हाट डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120, यानी जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, जो वो लेंथ दे रखी है एक दूसरे से दूरी पर 120 सेंटीमीटर की। एरिया भी हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें सवाल में दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में द कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7, यानी हमें जो कंडक्टेंस दे रखी है वो भी हमें 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 दे रखी है, 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7। यानी अगर मैं कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, यानी कंडक्टेंस जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1/r, है ना। ये दे रखी है 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7।
सीमेंस। क्लियर? जी, जी भी बोल सकते हैं ना, है ना, इसको जी भी बोलते हैं। तो अब यूज करते हैं चीजों को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये इतनी इंफॉर्मेशन से यूज करके, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी हमें ये आंसर हमारा ये है Z इंटू 10⁻², लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी हमारी निकल के आनी चाहिए, अल्फा जो होगा वो होगा लैम्डा एम इंफिनिटी, है ना। तो हमें ये लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू अगर मिल जाए तो वो कहां से पता चलेगी, तो ये लैम्डा एम इंफिनिटी की जो वैल्यू होगी, लैम्डा एम इंफिनिटी, वो होगी लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय अल्फा। और अल्फा कहां से आएगा सर, अल्फा यहां से आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ दे रखी है, क्योंकि पीएच दे रखा है सोल्यूशन का, और सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको, यानी कि अल्फा मिलेगा। यानी सवाल बहुत सुंदर सवाल बनाया गया है, अच्छा खूबसूरत सवाल है। इस अल्फा को यहां पुट किया जाए और उस अल्फा से ये निकाला जाए, और फिर इसको यहां पुट किया जाए और अपना आंसर निकाला जाए। आप समझ रहे बात को? नहीं गड़बड़ हो गया ना? हाँ मतलब ठीक है, मतलब तुम समझ रहोगे बात को, कि अल्फा निकालेंगे, अल्फा को यहां पुट करेंगे, उस अल्फा से हमें जो हमें चाहिए लैम्डा इन्फिनिटी वो मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा जोर लगाते हैं, यानी पूरा खेल जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, किसी तरह से अल्फा तो निकल आएगा, है ना, यानी किसी तरह से मुझे लैम्डा एमसी पता चल जाए, और वो तो क्लियर है, वो बहुत सीधा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब उसी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई हमें जो ये निकालना है, ये कैसे निकालना है। तो सर ये तो सिंपल है सर, ये इक्वेशन तो हमारी सेम ही बनेगी अपॉन जो भी हमारी कंसंट्रेशन है, वो सवाल में दे रखी। सर कप्पा का रिलेशन, क्योंकि कप्पा डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो कप्पा को सर कुछ कंडक्टेंस से जो हमें गिवन है उससे कुछ लिंक करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि अगर मैं अलग से लिखूं तो दिस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। और ये फॉर्मूले तुम लोगों ने सब याद कर रखे हैं। इससे अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो जो 1/r आएगा, जिसको आप जी कह रहे हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बाय रो एल, और 1 जो रो, और सही से लिख लेते हैं, ए बाय रो एल। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/रो इंटू ए बाय एल, और 1/रो को मैं लिख सकता हूं कप्पा। सो दिस इज कप्पा ए बाय एल। क्लियर है? तो इससे अगर कप्पा निकालना चाहें तो कप्पा क्या आ जाएगा, तुमने फॉर्मूला भी याद कर रखा है, जी एल बाई ए, वेयर एल बाई इज हमारा सेल कांस्टेंट। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज जी इंटू जी स्टार, जी स्टार इज द सपोज सेल कांस्टेंट। तो अगर सवाल में सेल कांस्टेंट गिवन होता, हालांकि गिवन ही है, एल और ए दे रखा है, तो सेल कांस्टेंट ही गिवन है, तो अल्टीमेटली हमें कप्पा की वैल्यू जीएल बाई ए से मिल जाएगी, खत्म हो गया सवाल। तो अगर कप्पा की वैल्यू जीएल बाई ए से मिल जाएगी तो यहां पुट कर लेते हैं, दिस इज जी, हमें सवाल में कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000, अभी 1000 नहीं, एल बाई ए इंटू एल, एल कितना दे रखा है, डिस्टेंस 120 बाय ए, सर ये आपका कप्पा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे अपना काम चले। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, है ना, और 1260, तो दिस इज 40। सर ये आपका जो लैम्डा एम सी आ रहा है 40 आ रहा है। क्लियर? अब लैम्डा एम सी पता चल गया, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, तो आप लैम्डा इन्फिनिटी निकाले, वही आंसर है, तो यहां से निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी रखते हैं, दिस इज 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻3। सो दिस इज कितना बचेगा, 1/15, यानी अल्फा की वैल्यू 1/15 आ रही है। तो जो लैम्डा एम इंफिनिटी है, इट इज लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय अल्फा, सो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 1/50, सो दिस इज 600।
यानी जो हमारा लैम्डा इन्फिनिटी आ रहा है 600, और 600 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻²। तो यानी इफ इट इज z इंटू 10⁻², तो जो z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, z की वैल्यू आ रही है 6। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल। और बिल्कुल ये जेई में पूछा गया शायद सवाल भी है पुराना। तो ये बिल्कुल अच्छा सवाल, सीधा सवाल। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ ज्यादा कलाकारी है ही नहीं, सीधे सीधे सारे सवाल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, सारे सवाल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, इसमें कुछ अकल नहीं लगानी होती। छोटी मोटी चीजें, बहुत ज्यादा चांसेस मुझे जो लगते हैं इस बार सवाल आने के, वो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर वो आयनिक मोबिलिटी से लिंक है। तो मुझे, मेरा सजेशन है कि वो आयनिक मोबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिवाइज करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। जब भी किसी आयन की आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट की जाती है तो वो उसकी वेलोसिटी और सेल ग्रेडियंट से के रेशो से निकाली जाती है, और उसी को आप अल्टीमेटली उसके लैम्डा एम बाई एफ से भी रिलेट कर पाते हैं। तो आप जो भी अननोन्स बनते हैं उनको अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं और फिर जुगाड़ लगाते हैं। क्लियर है? तो बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा और सोच के अगर फॉर्मूले याद रखे जाए तो सवाल जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सवाल जो हैं हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे, इनको इसी तरह से कुछ और भी चीज़ों को रिवाइज करो, है ना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ, जैसे हम लोग ने शायद 2-4 पीवाईक्यूज किए होंगे इसके अंदर, है ना। और फिर कुछ पीवाईक्यूज, ज़्यादातर पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए छोड़े गए हैं ताकि तुम उनकी भी प्रैक्टिस करो और तुम्हें कुछ और भी सीखने को मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा जम के करो, है ना, और कोशिश करो, मुझे लगता है कि सीखा जा सकता है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अ, अब सोल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, सॉल्यूशंस का जो चैप्टर है ये एक सीधा चैप्टर है, सीधा सीधा इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं है। गिने चुने एक दो फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके हमसे सवाल पूछे जाते हैं, और हमेशा एक जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। हर बार कुछ बहुत नया या नायाब देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि सॉल्यूशंस के चैप्टर को वो किसी और चैप्टर के साथ लिंक कर सकता है, सॉल्यूशंस को वो आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ लिंक कर सकता है, सॉल्यूशंस को वो सॉलिड स्टेट के साथ लिंक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर को, और उसका रीजन है कहीं ना कहीं मोलर मास इन्वॉल्व होता है, कभी मोल्स इन्वॉल्व होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चैप्टर को इधर उधर ले जा सकता है। तो सब लोग उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, सवाल की लेंथ को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल को देखा जाए, समझा जाए, और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने पहला सवाल, इसको जरा देख लो एक बार। क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, ऐसा है, मेरे पास दो लिक्विड्स ए और बी, सेम मॉलिक्यूलर वेट्स एंड फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एक जैसे लोग हैं तो ये आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन ने ओरिजिनल बनाया है उसमें ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए या काई ए, जो भी बोलना चाहें आप। ठीक। और जो वेपर प्रेशर उस ओरिजिनल सोल्यूशन का वो 700 है। यानी जो ओरिजिनल सोल्यूशन वो आप लेके आए हैं, वो ये लेके आए हैं, कह रहे हैं भाई देखिए ऐसा, ये हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है, और इस ओरिजिनल सोल्यूशन में ए और बी को बढ़िया मिलाया गया है। मिलाने की वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर हमारा तैयार हो रहा है वो 700 टॉर तैयार हो रहा है, और इसके अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो हमारा काई ए, जो कि हमें पता नहीं। ठीक। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई अब इस ओरिजिनल सोल्यूशन जो आपने लिया, इस सोल्यूशन को के जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स को हम कंडेंस करते चले जाएंगे। कब तक ये कंडेंस करते चले जाएंगे? हम तब तक ये कंडेंस करते चले जाएंगे जब तक कि कंडेंसेट के अंदर, जब तक कि 3/4 ऑफ द सोल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट। यानी तब तक ये बदतमीजी करते रहेंगे आप। यानी ये जो वेपर्स बन रही हैं, यहां पर जो वेपर्स आपकी तैयार हो रही हैं, इन वेपर्स के बारे में ही वो कह रहा है कि ये जो वेपर्स यहां बनी, मैं इन वेपर्स को जो है वो कंडेंस करता चला जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, तब तक जब तक कि 3/4 हिस्सा वो कंडेंसेट के अंदर ना चला जाए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, जो कि बड़ा खूबसूरत है और बड़ा यूनिक काम किया जा रहा है, कि इस पूरे बर्तन के दो हिस्से होने वाले, जिसमें एक हिस्सा जो है वो कंडेंसेट का बनने वाला है, और एक हिस्सा जो है वो रेसिड्यू का बनने वाला है, जो बच गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर, एक हिस्सा तो ये जो वेपर्स आप कंडेंस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक हिस्सा तो ये तैयार हो गया सर, यहां पर ये वेपर्स आ जाएंगी सर, ये हमारा कंडेंसेट तैयार हो जाएगा, सारी की सारी वेपर्स को आपने जमा दिया, और जो हिस्सा बच गया, वो बचा हुआ हिस्सा आपका यहां आ गया सर, ये बचा हुआ हिस्सा। क्लियर? तो यानी सिचुएशन ये है कि आपके पास ये ओरिजिनल सिस्टम था, इस ओरिजिनल सिस्टम में ए का जो वेपर प्रेशर, ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है,
और टोटल वेपर प्रेशर इस ओरिजिनल सोल्यूशन का 700 है। इसका मतलब ये हुआ, और कुछ नहीं तो सर एक इक्वेशन तो लिख ही दीजिए आप, 700 इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काइए प्लस PB नॉट इंटू 1 माइनस काइए। ये इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हैं, ये मान लीजिए मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा सर अब दूसरी इक्वेशंस के कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे PA नॉट भी अननोन दिखाई देता है, PB नॉट भी अननोन दिखाई देता है, काइए भी अननोन दिखाई देता है, तो मैं सवाल कैसे करूंगा सर, तीन तीन अननोन्स है। तो उसके लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वो क्या है कि इन वेपर्स को जो बनी है इस ओरिजिनल सोल्यूशन की, इन वेपर्स को वो कंडेंस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ये काम वो कब तक कर रहा है, ये काम वो तब तक कर रहा है जब तक कि 3/4 सोल्यूशन का 3/4 हिस्सा वो कंडेंसेट के पास ना चला जाए। तो अगर 3/4 हिस्सा यहां आ गया तो 1/4 हिस्सा यहां बच गया होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो रेसिड्यू है आपका, दिस इज रेसिड्यू, और ये मेरा कंडेंसेट तैयार हो गया, कंडेंसेट। तो जो रेसिड्यू है वो तो 1/4 बचा, और जो कंडेंसेट है वो 3/4। ये सिचुएशन। अच्छा अब जरा अकल लगाते हैं। हमें और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो हमारा कॉम्पोजिशन है कंडेंसेट के अंदर का ए का, वो है 0.75। यानी इस कंडेंसेट के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो है 0.75। दिस इज काई ए विच इज 0.75। और यहां पर जो रेसिड्यू है, इस रेसिड्यू में जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो है 0.3। वहां का नहीं पता है, वहां का काई ए नहीं पता है, बट हमें कंडेंसेट और रेसिड्यू के अंदर के काई ए की वैल्यूज, काई बी की वैल्यूज पता है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि जो हमारा रेसिड्यू है उसका वेपर प्रेशर 600। तो मैंने कहा बस हो गया मेरा काम। अगर वेपर प्रेशर 600 है तो एक इक्वेशन और पता चल गई, 600 इज इक्वल टू PA नॉट, और काइए की वैल्यू रेसिड्यू के अंदर कितनी है 0.3 प्लस PB नॉट 0.7। सर ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ सर अब मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे दो इक्वेशंस मिल गई ना। अभी भी गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि अननोन्स 3 है। आपको ऊपर वाला का ये नहीं पता, PA नॉट PB नॉट नहीं पता, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल्स है आपके पास, अभी 2 ही इक्वेशंस है। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब वो सोच जो है वो इस ट्रेडिशनल सवाल को अब तक जो जो ये ट्रेडिशनल सवाल दिखाई दे रहा है, ये सबसे अच्छा सवाल इस ट्रेडिशनल कैटेगरी का सवाल माना जा सकता है, जिसमें काइए काईबी को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सोच लगानी पड़ेगी। और वो सोच बहुत क्लियर है, और वो सोच आती है इन 3/4 और 1/4 हिस्से से। कैसे सर? अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इस लिक्विड के अंदर ए और बी के मिलाकर टोटल मोल्स n है, ए और बी मिलाकर टोटल n, यानी कि अगर मैं अब इस चीज को ऐसे लूं कि लेट, सपोज करने की बात कर रहे हैं, सपोज टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कौन कौन से होंगे, ए और बी मिलाकर, इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपका था, ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं वो n था। तो अगर वो n था तो जो कंडेंसेट होगा उसके मोल्स कितने होंगे? सर कंडेंसेट तो 3/4 हो गया था, तो यानी कंडेंसेट के अंदर टोटल मोल्स 3/4n होंगे, और जो रेसिड्यू बचा उस रेसिड्यू के अंदर जो टोटल मोल्स होंगे सर वो 1/4 ऑफ n होंगे। ये भी सही। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 75% है, यानी 0.75 है। एक सेकंड, कंडेंसेट के अंदर 0.75 है, कंडेंसेट के अंदर 0.75। तो अगर कंडेंसेट के अंदर इट इज 0.75, तो इसका मतलब जो ए के मोल्स होंगे, यहां से निकालते हैं मोल्स ऑफ ए कितने होंगे सर? ये टोटल मोल्स 3n/4 है, और उसका 75% यानी 0.75 आपके मोल्स हैं, तो दिस इज 9n/16। सर ये आपके ए के मोल्स होंगे किसके अंदर? कंडेंसेट के अंदर। रेसिड्यू के अंदर भी ए के बारे में बताया गया है। वो क्या बताया गया है? रेसिड्यू के अंदर ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.3, यानी मोल्स ऑफ ए रेसिड्यू के अंदर कितने आ जाएंगे? n/4 इंटू 0.3, दैट इज 3/10। सो दिस इज 3n/40। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों मेरे ए के टोटल मोल्स हैं, दे आर टोटल मोल्स ऑफ ए, टोटल मोल्स ऑफ ए। यानी जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में जितना भी ए है वो सारा ए या तो कंडेंसेट के अंदर था प्लस रेसिड्यू के अंदर था। तो अगर कंडेंसेट के अंदर के ए की वैल्यू पता चल जाए और रेसिड्यू के अंदर ए की वैल्यू पता चल जाए तो आपको टोटल ए पता चल जाएगा। यानी टोटल ए ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितना था? टोटल ए
इन द ओरिजिनल सोल्यूशन, टोटल ए जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन में है, टोटल ए इन द ओरिजिनल सोल्यूशन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 9n/16 प्लस 3n/40। जरा इसका एलसीएम लेते हैं, ये 80 आ गया, तो 16 यानी 45n प्लस 6n, 51n/80, यानी टोटल ए ये। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ओरिजिनल सोल्यूशन में जो हमें नहीं पता था, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द ओरिजिनल सोल्यूशन वो कितना आएगा? ओरिजिनल सोल्यूशन वो आएगा टोटल मोल्स ऑफ ए, वो कितने निकाले आपने? 51n/80, और टोटल मोल्स लिए कितने थे आपने ओरिजिनल सोल्यूशन के? n, सो द मोल फ्रैक्शन इज 51/80। ये है मेन सवाल, मेन पार्ट खत्म। क्या सर आपको ए काइये की वैल्यू में दिक्कत हो रही थी, आपको ये दिक्कत हो रही थी कि यहां पर काइये कितना है। ये काइये अब हमने कैलकुलेट कर लिया, ये काइये हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी अगर ऊपर वाला काइये पता चल गया तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं जो पीए नॉट और पीबी नॉट में है, क्योंकि काइये आपने निकाल लिया। ये जो काइये आपने निकाला है या ए का जो ओरिजिनल मोल फ्रैक्शन निकाला है, इसको सब लोग आराम से समझें और ध्यान रखें, क्योंकि जेई एडवांस लेवल पर इस पर बात कर सकता है। वो कंडेंसेट कितना बना ये बता देगा, रेसिड्यू कितना बचा ये बता देगा, रेसिड्यू और कंडेंसेट के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन बता देगा। उसकी मदद से आपको ए के टोटल मोल्स इन टर्म्स ऑफ एन पता चल जाएंगे, और क्योंकि टोटल मोल्स आपने टोटल सोल्यूशन के मोल्स एन माने, उसमें ए का पोर्शन 51n/80 है, तो ए का जो फ्रैक्शन आएगा वो 51n/80 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 51/80 से निकाल लिया जाएगा, यानी काइये की वैल्यू 51/80 आ गई। तो अब आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस मुझे सिंपल लगती हैं, और इक्वेशंस क्या है? पहली इक्वेशन बनेगी 700 इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू 51/80 51/80 प्लस पीबी नॉट, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 29/80। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी 600 वाली, 600 इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू रेसिड्यू 0.3 था, और बी का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 0.7। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस जो अभी हमने लिखी थी, उन्हीं दो इक्वेशंस का ये रूप है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए, मस्त हो जाइए, पीए नॉट और पीबी नॉट निकाल लीजिए, ये आपका आंसर। तो सॉल्विंग वी गेट द आंसर। तो हम कम से कम जो कर सकते हैं वो ये कि हमारा जो आंसर है वो 6.63 आएगा, उसके बाद आप पीए नॉट पीबी नॉट को आराम से सॉल्व करके उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया भाई? चलिए इस सवाल को भी देख लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? कितना सीधा सवाल है, मुझे लगता है शायद ये जेई में पूछा गया सवाल। आप देखिए क्या, अब फिर रहिए, मैं इस सवाल को देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सवाल की लेंथ देख रहा हूं। तो उस लेंथ की वजह से मुझे इस सवाल को करने में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये तो बड़ा लंबा सवाल। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि भाई अब कहना मान सकते हो तो मान लो, है ना, पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर सवाल सिर्फ डराता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हर सवाल सिर्फ डराता है और आप अगर डर गए तो बर्बाद हो गए, और अगर आप नहीं डरे तो आप वो सवाल कर लेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ज्यादातर सवाल डराते हैं। अगर आपने हिम्मत से काम लिया तो आप, पढ़े लिखा आदमी वो सवाल कर सकता है, जिसने तैयारी की है, जो समझ के गया है, थोड़ा बहुत पढ़ के गया है, सवालों की प्रैक्टिस करके गया है, वो सवाल कर लेता है। हाँ, दो चार सवाल जरूर ऐसे मिल सकते हैं हर पेपर में, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल ऐसे मिल सकते हैं जो डरा भी रहे थे, धमका भी रहे थे, और उन्होंने हमारी बैंड भी बजाई। ये पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। जेई एडवांस का पेपर है, ये चीजें बिल्कुल दिखती हैं, और हर साल के पेपर में एक दो सवाल आपको इस तरह के दिख जाते हैं। लेकिन यार तुम समझो बात, हमारा टारगेट भी बड़ा क्लियर। सर सारे सवाल हो गए तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर एक आध दो सवाल नहीं भी कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है सर, रैंक तो हमारी टॉप रैंक आनी आनी है, अगर हम इस बात को याद करके चले जाएं कि हम डरना नहीं है,
हम अननेसेसरी नहीं घबराएंगे, हम सवालों को पढ़ेंगे तसल्ली से। अब जैसे ये सवाल आया, देखा, घबरा गए, उल्टा सीधा बकवास हुई। हालांकि लिक्विड सोल्यूशन का सवाल है तो फिर भी लेंदी सवाल को देखकर भी हिम्मत तो होती है, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन एक सीधा साधा अच्छा चैप्टर है, साफ चैप्टर है, तो इसलिए हिम्मत तो होती है। तो अब जैसे ये सवाल भी आएगा तो इतना लंबा सवाल देख के डरना नहीं है, हम सिर्फ सवाल को समझ सकते हैं। ए और बी का वही सोल्यूशन, वही पुरानी कहानी है, एक बाइनरी सोल्यूशन तैयार किया गया है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो दे रखा है, और जो हमारा सिस्टम है वो है इक्विमोलर बाइनरी सोल्यूशन, यानी जो हमें इनिशियली सोल्यूशन दे रखा है वो इक्विमोलर दे रखा है। तो अगर इक्विमोलर दे रखा है तो मोल फ्रैक्शंस दोनों लोगों के वन वन होंगे, सॉरी हाफ हाफ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहली सिचुएशन की बात करनी हो तो जो 45 होगा वो पीए नॉट इंटू हाफ प्लस पीबी नॉट इंटू हाफ से निकाला जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है? तो ये बड़ा सिंपल इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक नया सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका वेपर प्रेशर जो है वो 22.5 टॉर, और उसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन काई ए काई बी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काई एस टू काई बी इन दैट सोल्यूशन, अगर मुझे प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर दे रखा हो 20 टॉर? हमने कहा भाई देखिए ये तो सवाल ही खत्म कर दिया आपने, पूरा सवाल खत्म कर दिया। आपने ऑलरेडी पीए नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है 20 टॉर। अब बस एक चीज की जवाब और दे दीजिए, क्या ये पीए इज इक्वल टू 20 टॉर आपने जिस टेम्परेचर पर दिया है, क्या ये वही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम बातें कर रहे थे? तो अब पता नहीं उन्होंने मेंशन किया है कि नहीं, बट हाँ दे रखा है। ये देखिए इसी टी टेम्परेचर पर और इसी टी टेम्परेचर की कहानी है। सर टेम्परेचर कॉमन है तो वेपर प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ सोल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात की जाए तो वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एंड दैट इज टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से ही उसका वेपर प्रेशर बदलेगा। अदरवाइज उस सॉल्वेंट को कम लेने से या ज्यादा लेने से उसके वेपर प्रेशर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सर टेम्परेचर भी सेम है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर सेम ही होगा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें पीए नॉट की वैल्यू अगर मैं 20 डाल दूं तो 20 इंटू हाफ प्लस पीबी नॉट हाफ। इससे सर आप पीबी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? पीबी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये 10 है, उधर जाएगा 35, 70। पीबी नॉट की वैल्यू 70 टॉर आ जाएगी। अब अगर पीबी नॉट 70 टॉर आ गया तो अब आप अपनी सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई अब मेरा जो नया सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 22.5 है, जिसमें पीए नॉट की वैल्यू 70 है। मोल फ्रैक्शन का देखिए मुझे आइडिया नहीं है, तो ये एक्स से मान लेता हूं, प्लस दूसरा वाला गड़बड़ कर दिया, पीए नॉट जो है वो 20 है ना, तो 20 इंटू मोल फ्रैक्शन हमारा काई ए है, प्लस पीबी नॉट की वैल्यू आपने 70 निकाली है, और मोल फ्रैक्शन आपका काई बी। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स ए बाई एक्स बी। हमें एक्स ए बाय एक्स बी की वैल्यू निकालनी। तो देखो समझ में तो आ ही रहा है कि यहां से आप एक्स से निकाल सकते हैं, मतलब अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। दिस इज 20 एंड दिस इज एक्स ए प्लस 70 1 माइनस एक्स ए। तो आप यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 22.5। कितना हो जाएगा भैया? तो दिस इज 20 एक्स ए प्लस 70 माइनस 70 एक्स ए, विच इज इक्वल टू 22.5। सो एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? एक्स ए इज इक्वल टू 50 ये आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा, है ना? तो 47.5 डिवाइडेड बाय 50, ये एक्स से आ गया। ठीक है, तो फिर एक्स बी कितना आ जाएगा? तो एक्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 बाई 50। ये भी सही। तो अगर आपको एक्स से बाई एक्स बी चाहिए जो मुझे पूछा गया है सवाल में, तो एक्स से इज टू एक्स बी इज इक्वल टू 47.5 डिवाइडेड बाय 50 अपॉन 2.5 डिवाइडेड बाय 50। सर ये रेशो जो है ये बन जाएगा 475 अपॉन 25। तो सर ये 19:1 आ रहा है सर। तो यानी इनका जो रेशो है वो 19:1 निकला है। खत्म हो। बिल्कुल सीधा सवाल।
अब ये एडवांस से पूछा गया सवाल है ना, आप समझ रहे हैं? और फिर वही मैं वही बोलूंगा कि पूछा क्यों गया होगा, वो सिर्फ इसलिए कि वो ये समझता है इस बात को कि भाई कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सवाल ऐसे आए जो एक एक लाइन के हों ताकि उनको ऐसा लगे कि वो एक लाइन का सवाल करना आसान है। तो वो जेई वाला ऐसा क्यों करेगा कि बच्चे को सवाल दिखाकर 50% ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दे? ऐसा वो कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं कि वो चाहता है कि सवाल देख के बच्चा एक अलग ही लेवल पर कॉन्फिडेंस महसूस करे, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। वो तो ये उल्टा चाहता है, वो चाहता है सवाल देख के बच्चे की 50% हिम्मत टूट जाए ताकि उसको सेलेक्ट करना उन लाखों लोगों में से, उन 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 चंद लाख लोगों में से, उनमें से अच्छे 5,000 बच्चों को सेलेक्ट करना, काम के 5,000 बच्चों को सेलेक्ट करना, वो उसके लिए आसान हो जाए। तो उसके लिए फिर वो चीजों को उसी हिसाब से डराने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। एक सवाल और लेते हैं, पहले ये वाला सवाल लेते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। देखो, ये भी एक अच्छा सवाल, और ये 20 साल पहले का कोई कॉन्सेप्ट है जो जिसके बाद से जेई ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जेई इस बार, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से ये, कि जनरली होता क्या है कि जो पी नॉट वैल्यूज़ हैं, किसी भी लिक्विड की जो पी नॉट वैल्यूज है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो उसका वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो जनरली सवालों में दिया जाता है। क्योंकि हमें पी नॉट वैल्यूज याद थोड़ी ना है कि हम किसी भी सॉल्वेंट की अलग अलग टेम्परेचर्स पर पी नॉट वैल्यूज याद करें, इतना हमारे पास न वक्त है और ना हमें ज़रूरत लगती। तो ऐसे में फिर वो सवाल में पी नॉट वैल्यूज हमें दे देता है। तो अगर आप सवाल में मुझे पी नॉट वैल्यूज दे दें तो मेरा काम चल जाएगा। ये है हमारा टारगेट कि हमें आप पी नॉट दे दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। अब दिक्कत ये कि पी नॉट अब तक तो हमेशा ज्यादातर सवाल, इनफैक्ट सारे ही सवालों में पी नॉट वैल्यूज गिवन होती थी, क्योंकि वो या फिर वो किसी इक्वेशन के तहत निकालनी होती थी। जैसे अभी हमने एक सवाल किया, उसमें हमने देखा कि भाई निकालनी है पी नॉट, निकाला इक्वेशन को सॉल्व करके। लेकिन वो पी नॉट देने का उसके पास तरीका क्या है? पी नॉट देने का उसका पास एक तरीका ये कि वो डायरेक्टली पी नॉट वैल्यू दे दे, या फिर एक तरीका ये है कि वो उस लिक्विड के बारे में मुझे ये बताए कि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और वो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट, यानी उस लिक्विड की अगर डेंसिटी आपको दे दी जाए तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस लिक्विड के 1 ml का मास कितना है। तो अगर मैं पर मोल बात करूं तो उस 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम उस लिक्विड का आया, और फिर वो जब वेपराइज हो जाएगा तो यह बता दिया जाए कि उसका वो लिक्विड वेपराइज फॉर्म में जाने के बाद उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाता है, ताकि मैं उस इंक्रीज्ड वेपर के वॉल्यूम से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करके उस वेपर का प्रेशर निकाल सकूं, जो उस लिक्विड का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर। आप समझिए, मैं समझाता हूं, तुम इस सवाल को एक बार देख लो। द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन का जो है मोलर वॉल्यूम दिया गया है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन इंक्रीजेस बाय ऑफ फैक्टर, जैसा भी मैं बताया था, 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 2750 गुना बढ़ जाता है। और यही हरकत टॉलुइन के साथ की जाए तो वो बढ़ जाता है 7720 टाइम्स, इंक्रीज कर जाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मेन यहीं पर है, सारी कहानी यहीं पर है। यानी मेरे पास एक लिक्विड बेंजीन है मान लीजिए, तो अगर मैं इस लिक्विड बेंजीन को के 1 मोल लिक्विड को ले लूं, 1 मोल लिक्विड बेंजीन, तो जब ये वेपराइज फॉर्म में जाती तो जो इसका वॉल्यूम है वो 2750 गुना बढ़ जाता है, 2750 गुना बढ़ जाता है। तो इस वेपर का अगर वॉल्यूम पता चल जाए, ये 1 मोल वेपर्स है, क्योंकि 1 मोल लिक्विड बेंजीन उड़ेगा तो 1 मोल वेपर बनेगी, 1 मोल वेपर बेंजीन। तो इस 1 मोल वेपर बेंजीन से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करके आप पी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट पी विल बी द बेंजीन का वेपर प्रेशर। क्लियर? ये कहानी समझो अपने आप।
और इसको आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट्स के वेपर प्रेशर्स वो हमें सवालों में दिए जाते हैं, तुमने सारे सवाल देखे हैं, है ना। लेकिन उनको देने का एक तरीका ये भी है कि उस सॉल्वेंट की एक डेंसिटी दे दी जाए और ये बता दिया जाए कि जब वो वेपर फेज में जाता है तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाता है, ताकि मुझे वेपर फेज के एक मोल का वॉल्यूम पता चल जाए और मैं पीवीएनआरटी लगाकर उस एक मोल वेपर का प्रेशर निकाल लूंगा और वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? तो अब ये काम करने के लिए मैंने करा कुछ नहीं है, मुझे जो समझ में आ रहा है ये कि जो आपने वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिक्विड बेंजीन, एक मोल लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम कितना है? तो एक मोल लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम कितना होगा? मोलर मास अपॉन जो भी हमारी डेंसिटी है 0.877 ml, ये एक मोल लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वेपर बेंजीन, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगी तो वेपर बेंजीन का वॉल्यूम कितना होगा? वो होगा 78 डिवाइडेड बाय 0.877 इंटू वो इतने गुना बढ़ जाएगा ये वॉल्यूम। क्लियर है? तो अगर अब एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया तो एक मोल का प्रेशर भी पता चल जाएगा। तो प्रेशर, जिसको आप पीबी नॉट बोलेंगे, वो हो जाएगा N इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वी। मोल्स 1 लिए हैं, आर की वैल्यू 0.0, क्योंकि मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है, 0.0821। टेम्परेचर उसने 20 डिग्री ले रखा है, 293 की बात चल रही है केल्विन, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है? 78 इंटू 2750 इंटू 0.877, और वॉल्यूम क्योंकि लीटर में चाहिए, ये मिलीलीटर में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बी दिस मच एटीएम प्रेशर। ये आपका पीबी नॉट आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा पीबी नॉट आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पीबी नॉट निकाला भी जा सकता है। तो जो पीबी नॉट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? पीबी नॉट निकल के आ रहा है 0.0821। अब तुम देख लो ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर जगह गलती करने का स्कोप, एक तो ये कैलकुलेशन भी है, तो हर जगह गलती करने का स्कोप बनाया उन्होंने। 0.09835, तो द प्रेशर इज 0.09835 एटीएम। ये आपका प्रेशर आ गया। और बाद में टॉर में भी देना है तो इसको टॉर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इनटू 760, ये हो गया 74.75 ले लेते हैं, 74.75 टॉर। चलिए, यानी ये पीबी नॉट निकल आया। पीबी नॉट मतलब आप समझ रहे हैं, बेंजीन का वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री पे। चलिए सर, और बात करते हैं। अब यही सेम हरकत आप जरा उसके लिए करके देखिए, पीटी नॉट के लिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पीटी नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो एन इंटू आर 0.0821 इंटू टी 293, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय वेपर का वॉल्यूम, एक मोल वेपर का वॉल्यूम। तो एक मोल का वेपर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पहले तो टॉलुइन जो है हमारी, वो है ये, इसे बोलते हैं टॉलुइन, है ना, यानी कि 77 प्लस 15, तो 92 आपका मोलर मास। और उसमें कह क्या रहा है? डेंसिटी 0.867 है, और वो 7720 हो जाती है, 867। तो ये हो जाएगा आपका 92 डिवाइडेड बाय 0.8, बल्कि ऐसे लिखते हैं 0.867 इंटू 7720, और क्योंकि वो लीटर में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही कर रहे हैं ये?
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो है वो बेंजीन का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 0.0821 इंटू 293 इंटू 0.867 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 927720, ये आ रहा है 0.02936 0.02936 ATM। इसको टॉर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इंटू 760, ये आ गया 22.3, ये टॉर आ गया। यानी अब आपको पीटी नॉट भी पता चल गया, पीबी नॉट भी पता चल गया। अब आपको जो खेलना है खेल लीजिए। क्या सवाल पूछ रहा था जरा देखिए। पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसका वेपर प्रेशर 46 टॉर हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज क्या होगा। यानी टोटल वेपर प्रेशर 46 है, बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए अब तो आसान है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना हो बेंजीन का, बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या आ जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू पी बी, ऐसे लिखते हैं। वाई बी इज इक्वल टू, वाई बी मतलब बेंजीन ले रहा हूं तो पी बी अपॉन पी टी, यही होता ना। तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बी नॉट इंटू काई बी अपॉन पी टी। अब मोल फ्रैक्शंस जो दे रखे हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो क्या सवाल में मोल फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। इसको तो सॉल्व करके बस ऐसा ही लग रहा है जैसे इसको सीधा सीधा सॉल्व कर रहा है, बस इसमें एक डाउट आ रहा है बस कि भाई आपने एक्स एक्स भी तो कुछ दिया नहीं। तो हमें हमें लगता है कि वे लिक्विड फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शंस तो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। देखो इसको पीटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, दिस इज पी टोटल, पी टोटल। अब एक्स से एक्स बी के बारे में अलग से बात कर लेते हैं, तो उसमें कुछ खास नहीं है यार। हमें जो टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है वो टोटल वेपर प्रेशर हमारा काम करेगा, बस यहाँ से निकाल लेंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 46, विच इज इक्वल टू पी ए नॉट जो हमने निकाल रखा है। पी ए नॉट हमारा बेंजीन वाला है, तो बेंजीन वाला कितना था हमारा, बेंजीन वाला था हमारा 74.75, 74.75। तो दिस इज 74.75 इंटू काइए प्लस 22.31 इंटू 1 माइनस काइए। यहां से आप काइए निकाल लीजिएगा। यार बड़ा कंफ्यूजन है। काइए का मतलब समझ लो ना, काइए मतलब काई बी, मतलब मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं है ना, ये बेंजीन। और यहां पर भी वही होगा ना, अगर आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो अब यहां से एक्स बेंजीन निकल आएगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा, और ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपको वाई भी मिल जाएगा। खत्म, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 0.73 आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए और बात करते हैं। एक बार देखो क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जा सकता है कि केस कंडेंसेशंस के हों या फिर इवापोरेशंस के हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जेई को इस पर भी सवाल बनाने की पूरी उम्मीद लगती। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना। मैंने एक ही सवाल में कुछ 4 पार्ट्स इंक्लूड किए हैं ताकि बार बार सवाल बनाने की कोशिश ना की जाए। तो हो सकता है ये सवाल किसी पैसेज के तौर पर पूछा जाए, 4 ऑप्शंस, मतलब समझो 4 अलग अलग सवाल एक पैसेज बनाकर 4 अलग अलग सवाल उसके ऊपर बना के पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उम्मीद बनती कि इस पर सवाल बनाया जाए। तो ये जो केस हमने बनाया गया है, ये हमारा केस है, एक ऐसा केस है जिसमें केस इवापोरेशन का हो रहा है। यानी सिस्टम को आप अपने हिसाब से वेपर लिक्विड फेस को या सोल्यूशन के पार्टिकल्स को आप अपने हिसाब से उड़ा रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, एंड दिस इज कस्टमाइज केस ऑफ इवापोरेशन। तो मैंने कहा ये हो कैसे रहा है, तो उसने कहा देखिए बड़ा क्लियर है कि अगर आपने ए और बी का एक सोल्यूशन लिया और उस सोल्यूशन के ऊपर आपने पूरी हद तक, पूरे ऊपर तक एक पिस्टन रख दिया, तो क्योंकि वेपर को उड़ने की जगह ही नहीं मिलेगी तो शुरुआत में तो वेपर बनेगी ही नहीं।
ठीक। लेकिन जैसे ही वो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर होगा, तो क्योंकि अब एक स्पेस क्रिएट होगा पिस्टन और लिक्विड सरफेस के बीच में, तो अब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप पिस्टन को ऊपर उठाते जाएंगे, वैसे वैसे जो वेपर्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठता जाएगा, वेपर्स का प्रेशर बार बार कम होता जाएगा। यानी एक बार वेपर्स बन गई और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। फिर जैसे ही पिस्टन उठेगा तो वेपर का प्रेशर एकदम से ड्रॉप ड्रॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया पिस्टन के उठने से। तो वॉल्यूम बढ़ा तो जो वेपर्स बनी थी उनका प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। प्रेशर ड्रॉप करेगा तो उस प्रेशर को और मेंटेन करने के लिए लिक्विड और उड़ेगा। तो आप जैसे जैसे पिस्टन को ऊपर उठाते जा रहे हैं, लिक्विड इवापोरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट कर जाएगा। दिस इज द केस ऑफ इवापोरेशन। ये हमारे हाथ में, अगर मैंने पिस्टन को नीचे दबा दिया तो जो इवापोरेशन हुआ था वो फिर से कंडेंस हो जाएगा, यानी उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी पिस्टन ऊपर उठ रहा है तो लिक्विड उड़ता जा रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो वेपर जमती चली जा रही है, कंडेंस होती चली जा रही है। समझ रहे हो बात को? यानी जो सिचुएशन है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें, अगर मैं इसको अलग से देखूं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें ये आपका बर्तन होगा, पहला बर्तन होगा आपका ये। फिर मैं मान लीजिए एक बर्तन और ले लेता हूं, एक बर्तन ये है, फिर मैं एक बर्तन और ले लेता हूं, मान लीजिए एक बर्तन ये, और फिर एक बर्तन और ले लेते हैं, मान लीजिए ये बर्तन। यानी जो पहला बर्तन है वो क्या कह रहा है? जो पहला बर्तन है वो कुछ इस टाइप का बर्तन है जिसमें आपने लिक्विड भर रखा है, जिसमें आपने ये लिक्विड भर रखा है, ये लिक्विड ए और बी का एक सोल्यूशन बना के आपने इसके ऊपर ले रखा है, और इसके ऊपर जो है वो आपने एक पिस्टन रख दिया, ये पिस्टन, ये पिस्टन। तो अब ऑब्वियस है सर, अब जब पिस्टन आपने ऊपर ही रख रखा है तो फिर तो वेपर बनने की कोई संभावना ही नहीं, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेपर नहीं बनेगी। बिल्कुल सही है। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि हमें पी ए नॉट भी सवाल में दे रखा है, हमें पी बी नॉट भी सवाल में दे रखा है, हमें ए का और बी का दोनों का मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है। यानी लिक्विड फेज, जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है पहले वाला, जिसके ऊपर आपने पिस्टन रख रखा है, उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अब मैंने क्या किया, पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाया। तो जब आप पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि ये आपका सरफेस होगा, और थोड़ा सा उठाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको दिखाई दे। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, मान लीजिए वो इतना ऊपर, ये इतना ऊपर उठा दिया, ये पिस्टन अब यहां आ गया। तो जैसे आप पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो अब इस सॉल्यूशन की पहली वेपर बनेगी, ये वेपर बनेगी, यानी फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ वेपर तैयार हो जाएगी। अगर आपने पिस्टन को और ऊपर उठाया तो क्या होगा सर? पिस्टन को आप और ऊपर उठाएंगे तो ये वेपर और बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम की जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो आपकी वेपर है ये इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सर छोटा सा वॉल्यूम है, तो छोटे से वॉल्यूम में अगर थोड़ा भी वेपर बन गया तो उसका प्रेशर अच्छा खासा होगा, जो इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए सफिशिएंट। लेकिन अगर आपने इस पिस्टन को और ऊपर उठाया तो सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वेपर का प्रेशर डिक्रीज करेगा। उस प्रेशर को फर्दर मेंटेन करने के लिए लिक्विड और इवापोरेट करेगा। यानी जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठाया जा रहा है, वैसे वैसे, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठाया जा रहा है, वैसे वैसे लिक्विड इवापोरेट करता चला जा रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आने वाली है जिसमें पिस्टन अब यहां पहुंच चुका है, अब पिस्टन यहां पहुंच चुका है, और जब पिस्टन यहां पहुंच चुका है तो ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट कर चुका है। अब जो लिक्विड बचा है वो ये है, और बाकी सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। यानी हर स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप मेंटेन किया गया है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं, वेपर बढ़ती जा रही है और वो बचे हुए लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। उसी तरह से ये सिचुएशन भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इतनी सारी वेपर इस बचे हुए लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। अगर आपने इस पिस्टन को नीचे किया तो ये वेपर फिर से जमने लगेगी और लिक्विड का अमाउंट बढ़ने लगेगा, एंड दैट विल बी द केस ऑफ कंडेंसेशन। अगर आपने इस पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा सर। जैसे ही आपने इस पिस्टन को थोड़ा और ऊपर किया, ये खेल खत्म हो गया। अब जो आपका सिचुएशन तैयार हुई वो ये कि सारा का सारा जो लिक्विड था अब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, खेल खत्म। ये सिचुएशन, यानी ये हमारे हाथ में है। ये कस्टमाइजेशन का जो प्रोसेस आपने दिखाया है ये आपके हाथ में है। आप कस्टमाइज प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये हरकत करने के लिए। ये सीन,
क्लियर है? तो यानी ये जो आपके सामने मैंने समझाने की कोशिश की है, दिस इज व्हाट, दिस इज केस ऑफ इवापोरेशन, केस ऑफ इवापोरेशन, ये इवापोरेशन का केस। ठीक है, अच्छा अब सवाल क्या है, जरा उन सवालों के बारे में बात करते हैं। सवाल जो है, आपने पहला सवाल हमसे पूछा है, द प्रेशर एट विच द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म्ड, किस प्रेशर पर पहली वेपर की बबल बनेगी। यानी जानना क्या चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि वो जानना ये चाह रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन बना है, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो जब पहली बूंद वेपर की बनेगी, तो उस टाइम पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखो, एक चीज तो तुम मानते हो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा राउल्ट्स लॉ की मदद से इस इक्वेशन से निकाला जाता है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। मानते हो यही तरीका है। अब अगर आप मुझे इस बर्तन का काई काई भी बता दें, पी नॉट वैल्यू तो आपने दे रखी, इस बर्तन का, उस बर्तन का काई काई भी तो दे रखा है, इस बर्तन का नहीं दे रखा है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, जो उस बर्तन का काई काई भी, सर बेईमानी करके इस बर्तन का काई काई भी मान लीजिए ना। अरे सर पहली बूंद जो वेपर की बनेगी, उसमें कितना ही ए और कितना ही बी आएगा सर, ना के बराबर। तो जो ए और बी पहले थे सर, वो ए और बी यहां पर भी रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब बेमानी क्या की गई है कि वहां का जो काई काई बी, वो यहां के काई काई बी के बराबर है। दिस इज योर फर्स्ट अजम्पशन, और ये आपकी पहली बेमानी है, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको काई काई बी इस जगह का दिया गया है जहां वेपर बनी नहीं थी, और यहां वेपर की पहली बूंद तैयार हो गई है, तो आपने वहां का काई काई बी यहां के काई काई बी से बराबर बोल दिया। ये मानकर कि वेपर इतनी छोटी है, पहली बूंद वेपर में ए और बी इतना कम आएगा सर कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ए और बी वहां लिक्विड फेज में है, उतना ही ए और बी यहां लिक्विड फेज में। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास काई ए और काई बी की वैल्यू गिवन थी, पी नॉट सवाल में दे रखा है, आपको पीटी मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पी नॉट वैल्यूज आपको सवाल में दे रखी हैं 300 और 800, और ए का जो मोल फ्रैक्शन है 0.6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 300 इंटू 0.6 प्लस 800 इंटू 0.4। सो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 180 और 320। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा 500 टॉर्क। ये हमारा आंसर क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारा इस बर्तन के से रिलेटेड सवाल था। यानी जब पहली बूंद वेपर की बनेगी, तो उस टाइम पर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो हमें उस टाइम पर लिक्विड का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। मैंने बेमानी क्या कर ली है कि उस टाइम पर जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन मैंने सेम ले लिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सर और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर बबल, यानी ये जो बबल बना है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। अजीब बेवकूफ आदमी हो, अभी तो तुम कह रहे थे इस वेपर के अंदर ए और बी नेग्लिजिबल है, तो जो ए और बी यहां है उतने ही यहां होंगे, तो वेपर के अंदर तो नेग्लिजिबल है, जीरो ना। अब कुछ है भाई, विद रेस्पेक्ट टू जो ये वाले थे, हमने उसके रेस्पेक्ट में बोला था कि ये इतने सारे हैं कि अगर उसमें से दो चार ऊपर चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो एक्स एक्स भी वहां है वही एक्स एक्स भी यहां है। अब वो कह रहा नहीं, वो सब छोड़ो, ये बताओ कितना ए और बी का मोल फ्रैक्शन है यहां पर। यानी अब तुम्हें वेपर फेज का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है। तो अब जब सेकेंड पार्ट की बात बारी आएगी, तो वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन होगा वो कैसे निकल के आएगा। तो सर वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन होगा वो होगा वाई ए, जिसको आप लिखते हैं पी ए बाई पी टी, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी। मानते हो व्हाट इज पी ए नॉट सर, वो 300 है। एक्स से तो बेमानी आप कर ही चुके हैं, वो 0.6 था, और पीटी की वैल्यू अभी आपने निकाली 500। तो सर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 180 बटा 500। दिस इज 9 बाय कितना, 25। 9/25 सही कर रहे हैं, हाँ 9/25। तो जो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है वो 9/25 आएगा ए का। और अगर आप बी का निकालना चाहते हैं वेपर फेज में वाई बी, तो दिस इज 1 माइनस वाई ए, सो दिस इज 1 माइनस 9/25, सो दिस विल बी 16/25। तो आपको वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ठीक,
अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरे पार्ट में वो कह रहा है कि भैया देखिए ऐसा है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट। हमने कहा लास्ट ड्रॉपलेट कौन सी भाई? कह रहा अरे उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, तो जो पानी है जो लिक्विड है वो भी तो आखिरी बूंद बचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अब वो इस सिचुएशन की बात कर रहा है, जो आखिरी बूंद बची इसका कॉम्पोजिशन क्या है। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो ये बूंद है, अभी बूंद का क्या कॉम्पोजिशन, क्या एक्स एक्स बी? कुछ नहीं। कह रहा नहीं, कुछ तो एक्स एक्स बी तो है भाई। एक्स एक्स बी दे आर नॉट मोल्स, दे आर मोल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन तो है जो है, मोल्स भले ही कम हो दोनों लोगों के, लेकिन फ्रैक्शन तो है। समझ रहे हैं? तो वो कह रहा है भाई देखिए ऐसा आखिरी बूंद लिक्विड की बची, बताइए ए और बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकले। तो मैंने कहा देखो ऐसा मैं यहां पर भी एक बेमानी कर सकता हूं। अगर आखिरी बूंद लिक्विड की बची है तो आप ये मान सकते हैं कि सारा उड़ गया, और अगर सारा उड़ गया तो जो यहां का एक्स से एक्स भी है वो बेमानी के तौर पर यहां का क्या बन जाएगा? वाई ए वाई बी। यानी यहां का जो वाई ए है वो पुराना वाला एक्स ए बन गया, और यहां का जो वाई बी है वो पुराना वाला एक्स बी बन गया। और क्योंकि सवाल में एक्स एक्स भी गे रखे हैं इसलिए आपको इस बर्तन का वाई ए वाई बी पता चल गया। अब क्या करना है? अरे सर वाई ए वाई बी पता है, एक्स एक्स भी निकालना है, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ तीसरा पार्ट क्या निकल के आएगा? तीसरा पार्ट निकल के आएगा वाई ए वाई बी पता है और एक्स से एक्स भी निकालना है। और इक्वेशन क्या है? वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी। क्लियर है? समझो, इससे पहले वाले पार्ट में आपको एक्स से एक्स भी पता था, आपने एक्स से एक्स भी की मदद से वाई ए वाई भी निकाला। अब आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहां पर वेपर फेज का वाई ए पता है और हमें अब एक्स से निकालना है। समझ गए बात को? तो ये सर निकाला जा सकता है। दिस इज पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट वन माइनस एक्स ए। वाई ए की वैल्यू वहां का एक्स ए बन जाएगा, सो 0.6 इज इक्वल टू 300 एक्स ए अपॉन 300 एक्स ए प्लस 800 वन माइनस एक्स ए। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 300 और ये माइनस 500 और 800, यानी 0.6 800 माइनस 500 एक्स ए इज इक्वल टू 300 एक्स ए। तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 300, 300 उधर गया 600, और ये हो गया 4 8 6 48। तो 480 अपॉन 600 सही कर रही है। तो ये आ जाएगा 4/5 0.8, यानी एक्सए की वैल्यू क्या आ गई? 0.8। क्लियर है? इसी तरह से एक्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक्स से एक्स बी की मदद से आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आंसर एक बार इसका चेक कर लो निकाल के फटाफट, एक बार चेक भी कर लो।
ठीक है ये तो x से अगर निकल आया तो अब आप xb भी निकाल सकते हैं। तो xb की वैल्यू हो गई 1 माइनस 0.8 0.2। तो ये एक्स एक्स भी आ गया। लास्ट पार्ट क्या होगा? लास्ट पार्ट है, अब आपको लास्ट ड्रॉपलेट का एक्स एक्स भी पता चल गया तो लास्ट पार्ट पक्का वो क्या पूछेगा? लास्ट पार्ट पक्का वो आपसे कहेगा कि टोटल वेपर प्रेशर, उस आखिरी बूंद जो वेपर बची है उसका वेपर प्रेशर क्या है। तो वो क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 300 और एक्स ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.8 प्लस 800 और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 240 प्लस 160 कितना आया? 400 टॉर। ये प्रेशर आ गया। क्लियर है? ये जो है वो केस ऑफ इवापोरेशन है, ये इवापोरेशन का केस बनाया गया है। यही कंडेंसेशन का भी हो सकता है, जस्ट उल्टा। यानी अगर यहीं पर एरो उल्टे बना दिए जाए, समझ रहे बात को, तो यही सेम केस कंडेंसेशन का बन जाएगा। उसमें भी वही होगा कि सबसे पहले पहली बूंद लिक्विड की बनेगी, उस लिक्विड की पहली बूंद जब बनेगी तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, फिर उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर आखिरी बूंद जब वेपर की बचेगी तो उसका कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह, वही सब बकवास। यानी सेम सवाल जो केस ऑफ इवापोरेशन का आपने बनाया है, वो सेम सवाल केस ऑफ कंडेंसेशन का भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सेम। क्लियर है? तो बहुत सीधा है, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए आज जो है वो इतने ही सवाल करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में फिर से और सॉल्यूशंस, जो कि सीधा चैप्टर है ना, तो हम कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेके आज हमने ट्रेडिशनल सवाल जो है वो इस पर डिस्कस किए हैं। जो हमारे इस चैप्टर के ट्रेडिशनल सवाल हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर भी, वैन टॉप फैक्टर्स को लेकर उनका थोड़ा सा लिंक, यानी कि सॉलिबिलिटी से लिंक करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा सा लिंक करेंगे। सवालों को किसी और तरह से भी किया जा सकता है, मतलब सुनो, क्योंकि जैसा अभी मैंने बोला भी था कि इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल्स आते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं किसी चीज से लिंक कर सकता है। अब सोचो, मतलब कहीं से अगर मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए, या फिर समझ लो कुछ कुछ उस मॉलिक्यूलर वेट को यूज किया जाए ताकि हम उस सब्सटेंस के एटम की रेडियस कैलकुलेट कर सकें, कुछ भी करके, समझ रहे बात को, कहीं कुछ ना कुछ करके फिर उसको सॉलिड स्टेट के साथ लिंक किया जाए, या फिर उस मॉलिक्यूलर वेट को ही सॉलिड स्टेट के साथ डायरेक्टली लिंक किया जाए, डेंसिटी से रिश्ता बनाया जाए, डेंसिटी से रिश्ता निकाला जाए मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ताकि हमें जेड का पता चल जाए। जेड के पता चलने से ये पता चल जाए कि यूनिट हमारी एफसीसी है या बीसीसी है। अगर एफसीसी बीसीसी का पता चल गया तो फिर हमसे कुछ नेबर्स के बारे में डिस्कशन किया जाए, या फिर वॉइड्स के साइजेस के बारे में डिस्कशन किया जाए। आप समझ, आप कमाल एकदम। तो सवाल एक बहुत खूबसूरत सवाल बनाए जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समझदारी से अगर काम किया जाए। लेकिन ये कि अब फिर वही इस तरह की बातें अगर वो करता है तो सर सवाल तो लेंदी हो जाएगा ना सर। हाँ, तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन डराएगा ना, फिर सिर्फ डराएगा ना। आप डर गए तो खत्म हो गया, अगर नहीं डरे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बकवास कर रहा है यार। मोलर मास कैलकुलेट करवाया, मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद डेंसिटी दे रखी है, उससे जेड पता चल जाएगा, जेड से हमें ये पता चल जाएगा यूनिट कौन सी है, और यूनिट के बाद अपना खेलते रहेंगे सर, सॉलिड स्टेट चालू हो जाएगा। सर सवाल ही लंबा होगा, लेकिन कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं डर नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा चीजों को समझदारी से काम करें, लैंग्वेज को बहुत इत्मीनान से समझे, एक एक लाइन को। अब जैसे हम लोग का क्या है कि हमने सवाल देखा तो कुछ सवाल देखा देखा सा भी लगता है, कुछ समझ लो, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं। जब सवाल नहीं कर पा रहे हैं, या सवाल कहीं से आंसर गलत आ रहा है, फंस रहा है, तो उस टाइम पर दिमाग तेज दौड़ता है, अरे यार जरा फिर से पढ़ते हैं, समझ। तो ये अब, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, तुम्हें सवाल पहली बार में ही बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपने सरसरी निगाह से सवाल देखा, तो दो फीलिंग आ सकती है। पहली ये कि अरे लल्लू है एकदम, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अगर ऐसी फीलिंग आ गई तब तो मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यार,
क्या था यार, कुछ समझ में नहीं आया ऐसे। तो उस टाइम पर समझ रहे हो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डाउन हो जाता है कि यार हम सवाल हमने देखा एक निगाह में, लेकिन हमें लग रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका डाउन करता है। इसलिए बेहतर यही है कि नतीजे पर पहुँचने से पहले कि आता या नहीं आता, सवाल बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि भाई ये दे रखा है, इसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है और यहाँ पर एल दे रखा है, कप्पा निकल आएगा, ये दे रखा है, कैपिटल जी निकल आएगा, ये कर रखा है। एक-एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि वो आपसे होगा या नहीं, है ना? तो चलिए कोशिश करिए, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।